हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम मिडिवल हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। उसमें हमारा पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक था दिल्ली सल्तनत, जो कि 5 डायनेस्टी से मिलकर बनी है। हमने 2 डायनेस्टी कवर कर ली है। पहला डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी, दूसरा है खिलजी डायनेस्टी। आज हम पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी। पर इससे पहले हम उसका बैकग्राउंड समझ लें, ताकि हमारा रिवीजन रहे और हमारे बैकग्राउंड में चलता रहे कैसे ये एक्सपेंशन हुआ, टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुआ, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल चेंजेस कैसे कैसे आए। यही प्रीलिम्स में पूछता है और मेंस का भी यही फोकस रहता है इन्हीं 3 टॉपिक में बेसिकली, दैट इज इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल। तो समझते हैं स्लेव डायनेस्टी। मैंने बताया था इंपॉर्टेंट रूलर ऐबक ने कैसे रूलर अपना फाउंड किया स्लेव डायनेस्टी का। सेकंड इंपॉर्टेंट रूलर था इल्तुतमिश। थर्ड रूलर इंपॉर्टेंट था बालबन, कैसे अपने एरिया को बढ़ाया गया। ऐबक ने अपना टेरिटरी यहाँ लाहौर में पहली बार सेटअप किया। ऑल दिल्ली तक भी इसका कैप्चर था, लेकिन उसने लाहौर को चूज किया ताकि यहाँ से इजिली यहाँ से रूल कर सके। इल्तुतमिश था जो दिल्ली सल्तनत ले गया। और अब बालबन तक ये बंगाल एरिया, इतना सैडो एरिया स्लेव डायनेस्टी में कवर हो चुका था। खिलजी डायनेस्टी में हमने पढ़ा था कि कैसे जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक शाह अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करते हैं। हमने देखा था गुजरात वाला एरिया, रणथंभौर वाला एरिया, यहाँ पे देवगिरी वाला एरिया जो महाराष्ट्र में है, यहाँ तक भी इनडायरेक्ट रूल किया। ऑल्दो साउथ में भी जिसका मालिक काफुर था, उसने साउथ तक इन्वेड किया था। ऑल्दो डायरेक्ट रूल नहीं कर रहा था, ट्रिब्यूट लेके इनडायरेक्ट रूल इस पीरियड में कर रहा था। आज हम समझेंगे नेक्स्ट डायनेस्टी, दैट इज तुगलक डायनेस्टी, जो कि सबसे लार्ज एरिया तक रही थी। लास्ट टाइम तक मैक्सिमम 5 डायनेस्टी में सबसे लास्ट टाइम तक रूल करने वाली कंट्री तो डायनेस्टी यही थी, जो कि 96 ईयर तक रूल की थी। ये इसका एरिया है, सैडो एरिया शो करता है कि तुगलक डायनेस्टी में कितना टेरिटोरियल एक्सपेंशन वास्ट अमाउंट पे हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ तक था खिलजी डायनेस्टी तक, लेकिन तुगलक डायनेस्टी में आप देखेंगे मदुरई तक इनका एरिया बढ़ चुका है। ये बंगाल वाला एरिया कवर हो चुका है। इस पीरियड तक मुगल तुगलक ने जो इम्पोर्टेंट उसके 3 रूलर थे, हम उसके बारे में समझेंगे। गियासुद्दीन तुगलक जो 5 साल बेसिकली था, 1320 में वो बना और 1325 तक रहा। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर है एमबीटी, दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका पीरियड नियर अबाउट 25 ईयर्स था। कैसे उसने पॉलिसीज चेंज की, सोशल चेंजेस कैसे लाया, पॉलिटिकल चेंजेस कैसे लाया, वो हम समझेंगे जैसे हम स्लाइड्स आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट रूलर है फिरोज शाह तुगलक, जो 1351 में थ्रोन पे बैठा और 1388 तक थ्रोन पर रहा। उसके बाद जो उसके रूलर है उतने सिग्निफिकेंट नहीं है, यूपीएससी वहाँ से उतना पूछता नहीं है और उतना कंट्रीब्यूशन भी उनका नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गियासुद्दीन तुगलक, जो कि फाउंडर था तुगलक डायनेस्टी का, ये कैसे फाउंड किया। अब इससे पहले मैंने बताया था खिलजी डायनेस्टी रूल कर रही थी 1320 तक। जो उसका लास्ट रूलर था खुसराव खान, उसको किल करके गाजी मलिक, जो कि गियासुद्दीन तुगलक का नाम है, इसने फाउंड किया तुगलक डायनेस्टी। आप समझेंगे इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वो रन करना चाह रहा था और कैसे रन किया। ये गियासुद्दीन तुगलक जो है जलालुद्दीन की पाथ पे चला। वो सेकुलर था, बेनोवेलेंस था, जस्टिस बिलीव करता था। ये रेवेन्यू रिड्यूस किया। मैंने बताया था अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे 1/2, यानी कि जितना प्रोड्यूस किया जाएगा लैंड पे, सपोज ये लैंड है, जितना भी 100 kg प्रोड्यूस हुआ, मान लिया राइस, तो 50 kg आपको टैक्स देना पड़ता था। इसने ये रिड्यूस करके 1/3 किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पनिशमेंट। जो हार्श पनिशमेंट अलाउद्दीन खिलजी लेके आया था उसको लेस सीवियर किया। नेक्स्ट है इसका कन्क्वेस्ट। ऑल्दो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, फिर भी इसने ट्राई किया कन्क्वेस्ट। वारंगल में ट्राई किया, बंगाल में ट्राई किया, और मंगोल को, जो मंगोल थे उनको स्ट्रक भी किया, अपने टेरिटरी मेंटेन किया, टेरिटोरियल एक्सपेंशन। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर है इसके बाद आता है एमबीटी। इस पीरियड में टेरिटोरियल एक्सपेंशन मैक्सिमम पीरियड में होता है, मैक्सिमम एरिया तक होता है। उससे पहले अशोका ने मैक्सिमम टेरिटरी अपने अंदर की थी। इसके बाद का रूलर है जो अब तक आएगा वो एमबीटी। इससे ज़्यादा रूल करेगा औरंगजेब, लेकिन अभी तक पीरियड में 1351 तक एमबीटी का पीरियड है जो सबसे लार्जेस्ट एरिया कवर करता है। अब समझेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक कैसे थ्रोन पे बैठा। एक रूमर फैलाया जाता है कि जो इसका फाउंडर था गियासुद्दीन तुगलक, वो प्रिपेयर किया गया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा एक स्ट्रेटजी कि एक स्टेज प्रिपेयर किया गया जो बहुत उतना वीक था। उससे बैठते ही बहुत सारे भीड़, उससे बैठते ही वो गिर गया और उसकी मौत हो गई। ऑल्दो हिस्टोरियन इसको नेग्लेक्ट करते हैं। अब इसको वाइजेस्ट फूल भी बोला जाता है और इसको ये भी बोला जाता है कि अपने समय से आगे का सोचता था ये।
जो 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 रिफॉर्म्स लाए बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स थे, ऑल्दो सक्सेसफुल नहीं हुए। हम समझेंगे क्यों नहीं हुए। ये हाईएस्ट लेवल पे सेंट्रलाइजेशन लेके आया, ये मेरिट सिस्टम लेके आया। मेरिट सिस्टम इन द सेंस दैट जो बालबन कहा था, जो सुपीरियर ब्लड के होंगे, जो हाई ब्लड के होंगे, वही कोर्ट में हाईएस्ट अथॉरिटी पा सकते हैं। इसने ये मेरिट सिस्टम लेके आया कि आप किसी भी कास्ट के हो, किसी रिलीजन के हो, आप उस अथॉरिटी पे पहुंच सकते हैं, बस आपको इंटेलेक्चुअल आपका उतना कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इसीलिए मेरिट सिस्टम लेके आया। ये इम्पीरियलिज्म बहुत वास्ट स्केल पे वास्ट फैलाना चाहता था, इसीलिए आप देखेंगे जो टेरिटरी था वो सदर्न एरिया तक पहुंच चुकी थी। इसने भी बहुत सारे एरिया कन्केस्ट किए, जैसे खुरसान, नागरकोट, खरजिल, मेवाड़, तेलंगाना, मालाबार, और एशियन कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन भी रखा एमबीटी ने। अब हम समझेंगे जो स्टेप इसने लिया वो बहुत फ्रूटफुल स्टेप थे, पर सक्सेसफुल नहीं हुए। अगर सक्सेसफुल हो जाते तो इंडिया के आने वाले समय में बहुत हेल्पफुल होते, इंडिया का टेरिटरी स्ट्रेंथन होता और इकोनॉमिक बूस्ट होता, पर ये सक्सेसफुल नहीं हुए। पहला स्टेप इसने लिया था, जो ये दौलताबाद, जो देवगिरी उसके नाम से बोला जाता था, अभी पीरियड में औरंगाबाद था, अभी उसका नाम चेंज करके संभाजी नगर कर दिया गया। इसने 1327 में ये स्टेप इसलिए लिया कि उसने सोचा कि दिल्ली हमेशा इन्वेजन का कारण बनता है और इजीली लोग अटैक कर पाते हैं। हम दौलताबाद या देवगिरी को कैपिटल बना देंगे अगर, तो इन्वेजन रोक सकते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल इंडिया में पड़ता है। अगर इंडिया का मैप देखें तो देवगिरी यहाँ पड़ता है, यहाँ गुजरात का डिस्टेंस उतना ही रहेगा, दिल्ली का भी उतना रहेगा, सदर्न एरिया का भी डिस्टेंस लगभग इक्वल रहेगा। तो इसको चूज करना चाहता था एज ए कैपिटल, ताकि वहाँ से गवर्न कर सके और अपना टेरिटरी एक्सपेंड कर सके। लेकिन इसने क्या कर दिया, फरमान जारी कर दिया। अपने तो जा ही रहा है वहाँ पे, ये फरमान जारी कर दिया कि हम पूरी भीड़ को, अपनी पूरी पब्लिक को वहाँ लेके चलेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं था, जो बहुत डिफिकल्ट था। हिस्टोरियन इसको बोलते हैं ये कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाया। नेक्स्ट स्टेप इसका था टोकन करेंसी। ये स्टेप इसका फेल हो गया। नेक्स्ट करेंसी टोकन करेंसी, जो इसने स्टेप लिया, ऑल्दो ये भी बहुत अच्छा स्टेप था, वाइजेस्ट स्टेप था, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मैंने जैसा बताया था आपको, अलाउद्दीन पीरियड टाइम तक टंका और जितल चलता था, सिल्वर और कॉपर कॉइन चलते थे, पर उस समय इसकी आर्मी इतनी इंक्रीज हो गई, अबाउट 3 लाख पीपल सोल्जर थे, उनको कैश देना था। अलाउद्दीन खिलजी ने उनको लैंड दे देते थे एज ए मीन्स ऑफ सैलरी, पर ये सैलरी उनको देने के लिए ये जो गोल्ड की वैल्यू है कॉपर पे प्रिंट कराने लगा। ऑल्दो उस टाइम कॉपर की वैल्यू उतनी नहीं थी, हर घर में कॉपर पाया जाता था। कॉपर का मिसयूज़ होने लगा क्योंकि उसने फरमान जारी कर दिया था कि जो कॉपर होगा उस पर गोल्ड की वैल्यू पुट कर दी जाएगी। तो सभी लोगों ने अपने घर में एक मशीन बना ली और उस पर प्रिंट करने लगे, ताकि वास्ट स्केल पे करप्शन होने लगा। इस तरह जितना सर्कुलेशन मार्केट में हाई हो गया मनी का, उतना इन्फ्लेशन बढ़ गया, इसलिए ये भी उसको स्टेप वापस लेना पड़ा, सक्सेसफुल नहीं हो पाया। नेक्स्ट स्टेप है इसका एक्सपीडिशन ऑफ खुरसान। ये लिया 32-33 AD में। खुरसान बेसिकली ये अफगान का बॉर्डर है। ये चाहता था कि हम इसको प्रोटेक्ट करें, यहाँ उसका टेरिटरी था ही, ये चाहता था इसको प्रोटेक्ट करें, इसीलिए एक्सपीडिशन किया। पर इसको पता नहीं था कि बहुत सारे रूट हैं इस रास्ते पर जाने के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं हुआ, और ये एक्सपीडिशन इसका फेल हो गया। नेक्स्ट इसका एक्सपीडिशन है करचिल में, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, उसके ऊपर पड़ता है, जो ठंडी जगह पड़ता है। बेसिकली ये सब एमबीटी और ये सब टर्क्स थे। अभी तक हम देखे हैं दिल्ली सल्तनत में जो मैक्सिमम रूलर हैं वो टर्क्स हैं। मोहम्मद बिन तुगलक भी टर्क्स थे, इसके सोल्जर्स भी मैक्सिमम टर्क्स थे, और ये हैबिटेंट थे वार्म एरिया पे, डेजर्ट एरिया पे लड़ने के लिए। लेकिन इसने भेज दिया जंगल में और जहाँ बर्फ़ पड़ती थी, जो कि ये अडॉप्ट नहीं कर पाया, और उस एरिया से 10,000 सोल्जर में जो भेजा था सिर्फ 10 लौट के आ पाया, जो कि शो करता था कि ये भी एक्सपीडिशन फेल हुआ और इस एरिया को नहीं कैप्चर कर पाया। अब नेक्स्ट स्टेप इसने लाया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये देखा कि हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ज़रूरी है, क्योंकि हम सोल्जर को पे कैसे कर पाएंगे, इतनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, इसलिए इंक्रीज कर दिया टैक्स। जो एग्रीकल्चर टैक्स था उसको इंक्रीज करके लगभग अलाउद्दीन खिलजी के बराबर फिर से कर दिया, ताकि ये टैक्स वसूल कर पाए, अपने सोल्जर को पे कर पाए। जो भी इसके सोल्जर थे जिनको निकाल दिया था एक्सपीडिशन, दोनों में बहुत सारे सोल्जर गए थे और ये जीत नहीं पाए, तो इनको अपनी आर्मी से निकाल दिया, जो उसके आसपास आके दिल्ली में ही रहने लगे। इसको ये फुलफिल करने के लिए टैक्स करता है, ताकि हम इनको कुछ दे पाएँ एज ए इंसेंटिव। नेक्स्ट इसका है एग्रेरियन रिफॉर्म। इसने एक दीवाने को ही नाम का एक डिपार्टमेंट बनाया,
जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। इसका ये बनाने का मतलब था कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म करके हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं ताकि हमारी जो आर्मी है उसको सस्टेन कर पाए, जो पब्लिक है हम उसको पूरा जो प्रोड्यूस है क्रॉप्स है उसको दे पाएँ, ताकि हम ये रोक पाएँ जो इन्फ्लेशन है। अब देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर फिरोज शाह तुगलक। इससे पहले समझेंगे ये थ्रोन पे कैसे बैठा। थ्रोन पे इससे पहले बैठा जब वो एमबीटी की डेथ हो गई। एमबीटी की डेथ हुई जब कन्क्वेस्ट करने गया सिंध में, वहाँ पे उसकी डेथ हो गई। तो फिरोज शाह तुगलक ना उसका बेटा था। इसका बनने का वजह ये था क्योंकि उसका कज़न ब्रदर था, उसका कोई हायर नहीं था, इसलिए उसका कज़न ब्रदर को बना दिया किंग। ऑल दो इसके भी बहुत चैलेंजेस थे। वेस्ट बंगाल में प्रॉब्लम थी, गुजरात में प्रॉब्लम थी, रेबेलियन हो रहा था, रिवॉल्ट्स हो रहा था, ऑर्थोडॉक्स रिएक्शन हो रहा था, जिसने एमबीटी ने इसको बहुत नाराज़ कर दिया था अपनी पॉलिसी से, सेकुलर पॉलिसी से, मेरिट सिस्टम से। इसीलिए उलमास आमिर काजीज, उलमा उसको बोलते हैं जो कि सरिया के लॉ को इंटरप्रेट करता है। आमिर उसको बोलते हैं जो नोबल्स थे, जो नोबिलिटी थे, जो कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते थे। काजी उसको बोलते हैं जो जस्टिस प्रोवाइड करते थे, लोगों को जो पनिशमेंट होता था उसकी सज़ा सुनाते थे, जो फेयर है अनफेयर है उसकी बात करते थे, उसको समझाते थे। इस सुल्तान की खासियत है, इसको रियलाइज़ हो गया था कि मुझे क्या करना है लाइफ में, वो हम लेटर स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। पॉलिसी एंड कन्क्वेस्ट, ऑल्दो इसका 2 फेज में चलता है। ये 351 में रूलर बना, 361-62 तक एक अलग फेज था, 361 से 1388 तक अलग फेज था। ये इसलिए फेज था कि 62 तक इसने बहुत सारे एक्सपीडिशन किए, इसे उड़ीसा में किया। इसने जगन्नाथ टेम्पल को भी डिस्ट्रॉय किया, बहुत सारे कन्क्वेस्ट किए, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसको लेटर रियलाइज हो गया इस पीरियड तक, मैं एबल मिलिट्री रूलर नहीं हूँ, अपनी टेरिटरी एक्सपेंड नहीं कर पाऊंगा, जो बहुत मुश्किल है। ये ऑल्दो रिवोल्ट को जो था उसको रोक पाया कुछ तक, लेकिन इसको समझ में आ गया कि मुझे करना क्या है, अपनी टेरिटरी अगर मेंटेन करनी है तो पॉलिसी अपीजमेंट करना पड़ेगा। हमें उलमास को, काजीज को, आमिर्स को, लोकल पीपल को अपीज करना पड़ेगा ताकि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन रन करने में हेल्पफुल हो। इसीलिए ये सब पॉलिसीज़ लेके आया। लेकिन ऑल्दो इसके अचीवमेंट्स ये बहुत, उसको रियलाइज़ हो गया था ये बहुत ईजी नहीं है किसी को रियलाइज़ हो जाना कि उसको लाइफ में करना क्या है। ऑल्दो इनिशियल स्टेज पे बहुत एग्रेशन में था, ये टेरिटरियल एक्सपेंड करना चाहता था लेकिन हो नहीं पाया। ऑल्दो इसके अचीवमेंट था पॉलिसी अपीजमेंट में दीवाने खैरात लाया, जो ऑफिसर ऑफ चैरिटी था। मैंने जैसा बताया कि अपीज़ करने के लिए लोगों को दान करता था, लोगों को सोना बांटता था, कॉपर बांटता था, जो भी हेल्पफुल थी उनको अनाज देता था जो प्रोड्यूस हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दीवाने बंदगां, जो भी स्लेव्स मार्केट में अवेलेबल थे उनको अपने कोर्ट में लाके उनको असाइन ड्यूटी करता था। ये सब बनाया ताकि सरिया बनाया जो उनके मर्चेंट को हेल्प कर सके, यहाँ आराम कर सके। 4 न्यू टाउन्स बनाया, इसको बोला जाता है सिटी बिल्डर्स। टाउन जो डेवलपमेंट होता है इस क्रेडिट जाता है फिरोज शाह तुगलक को ही। जैसे इसने टाउन बनाया फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, हिसार। एजुकेशन सेंटर भी बनाया इसने फॉर मुस्लिम एंड हिंदूज, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए अलग, हायर एजुकेशन के अलग। फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन इस्लामिक रूल में मकताब उस टाइम होता था जिसमें एलिमेंट्री एजुकेशन मिलती थी, और हायर एजुकेशन के लिए उसको जाना पड़ता था मदरसा। नेक्स्ट पॉइंट है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल भी उसने क्रिएट किया, दारुल सिफा, जिस नाम से हॉस्पिटल रन किया गया। लोगों को जो प्रॉब्लम होती थी वहाँ उनकी हेल्प होती थी। इसी तरह इसके नेक्स्ट अचीवमेंट है कैनाल सिस्टम, जैसे यमुना कैनाल है, सतलज कैनाल है, गागरा कैनाल है, मंडवी टू सिरमौर हिल्स हंसी हरियाणा है। टैक्स इम्पोज किया ऑन द बेसिस ऑफ इस्लामिक रूल। ऑल्दो ये इस्लामिक नहीं था, उनको अपनी नोबिलिटी को, आमिर को, काजी को अपीज करने के लिए इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग चलने लगा। इसीलिए बोला जाता है कि ये कट्टर, हिस्टोरियन इसको बोले ये कट्टर मुसलमान है। जैसे कि ये जिजिया इम्प्लीमेंट किया नॉन मुस्लिम पे। जिजिया एक टैक्स है जो नॉन मुस्लिम को पे करना पड़ता था मुस्लिम रूलर को कि हमारी प्रोटेक्शन कर रहा है। इसी बेस पे बहुत सारे टैक्स ये लेके आया। 24 टैक्स इसने अबॉलिश कर दिया कि जो कि सरिया लॉ के बेस पे नहीं था। कुछ टैक्स इसमें रखा, जो लैंड टैक्स है, खरज, जिसमें जितना भी 1/10 था प्रोड्यूस को देना पड़ता था। जकत, जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो पे करना पड़ता था। खम्स, जो ट्रेजरी जो लूटी गई है उसका टैक्स लेना पड़ता था। जिजिया मैंने समझाया। अदर टैक्स जैसे इरिगेशन वगैरह टैक्स। एक हम क्वेश्चन इसी पे डील करेंगे, तुगलक डायनेस्टी, जो हमने 3 डायनेस्टी अब तक कवर कर ली, स्लेव,
खिलजी एंड तुगलक। हम पहुंच गए हैं 1414 तक, जब नई डायनेस्टी बनेगी सैयद डायनेस्टी, जो कि हम कल डील करेंगे। तुगलक डायनेस्टी पे एक क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू फिरोज शाह तुगलक। कौन सा स्टेटमेंट है जो फिरोज शाह तुगलक के अकॉर्डिंग है? इस्टेब्लिश ऑफ दीवान खैरात, मैंने बताया डिपार्टमेंट ऑफ पुअर एंड नीडी के लिए एक डिपार्टमेंट लाया। नेक्स्ट लाया दीवाने बंदगाह, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स भी फिरोज शाह तुगलक ने लाया। नेक्स्ट पॉइंट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 4 न्यू टाउन, जैसे फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, हिसार। ये दोनों पॉइंट सही है फिरोजाबाद के, तो ऑप्शन दोनों हो जाता है 1 एंड 2। नेक्स्ट स्लाइड्स में, नेक्स्ट वीडियोस में हम लेके आएंगे नेक्स्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत, दैट इज सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। उसके बाद हम लेटर पीरियड में कवर करेंगे। थैंक यू।